एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई एक पोम, द पोएट्री ऑफ अर्थ। यह पोएट्री ऑफ अर्थ, जिस पोम का ओरिजिनल नाम हुआ करता था अ ग्रास हुपर एंड क्रिकेट, लेकिन आपके सिलेबस में, बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, आपके सिलेबस में यह रखा गया है द पोएट्री ऑफ अर्थ के नाम से, लेकिन राइटर वही हैं, थीम वही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि जॉन किट्स रोमांटिक रिवाइवल के सेकेंड फेज के बड़े ही रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे हैं। दुर्भाग्य से 25th ईयर ऑफ एज में ही इनका डेथ हो गया था। इसके बावजूद भी इंग्लिश लिटरेचर की इन्होंने बड़ी सेवा की, बड़े ही स्वीट और रोमांटिक पोम लिखे हैं जॉन किट्स ने। यह जो पोएट्री है, द पोएट्री ऑफ अर्थ, यह एक सोनेट है। क्या है यह? सोनेट। सोनेट मीन्स वह पोम जिसमें 14 to 16 लाइन्स होती है। और आपकी जो यह पोएट्री है, इसमें है 14 लाइन। और 14 लाइन की जो यह सोनेट होता है, इसे हम कहते हैं इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट, तो इटालियन स्टाइल की यह सोनेट है। और यह 14 लाइन्स भी 2 स्टेंजाज में बटी होती हैं इटालियन स्टाइल में। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स की होती हैं और यह 8 लाइन्स ऑक्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टेट। लास्ट का जो स्टेंजा होता है वह मात्र 6 लाइन्स की होती है और इस 6 लाइन्स को हम लोग बोलते हैं सेस्टेट। तो यह ऑक्टेट और सेस्टेट के रूप में बटा हुआ पोम है। फर्स्ट जो 8 स्टेंजाज हैं, इसमें बातें की गई हैं समर सीजन के बारे में। किसके बारे में बात हुई है? समर सीजन। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव एक इंसेक्ट अपने साथ रहेंगे वह है ग्रास हुपर। ग्रास होपर। और जो लास्ट 6 लाइन का सेस्टेट है, इसमें विंटर सीजन के बारे में बात हुई है और हमारे साथ रहेंगे क्रिकेट। स्टूडेंट, जैसे ग्रास हुपर एक इंसेक्ट है, उस तरह से क्रिकेट भी इंसेक्ट है। जी हाँ, ग्रास हुपर, यह जो ग्रीन कलर वाला होता है ग्रास हुपर है और यह है आपका क्रिकेट। तो इन्हीं दोनों के बीच में बातें हुई हैं, पोएट ने बताया है। और एक्चुअली पोएट ने बताने का प्रयास किया है द पोएट्री ऑफ अर्थ। पोएट्री मीन्स म्यूजिक, सॉन्ग ऑफ अर्थ जो है वो कभी बंद नहीं होती, चाहे कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, चाहे वह समर का जलाने वाला धूप हो या विंटर की ठंडक पहुंचाने वाली सर्दी। किसी भी हालत में अर्थ जो है उसके पोएट्री में, उसके म्यूजिक में, उसके ब्यूटी में कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो अर्थ के जो ब्यूटी को है कैरी फॉरवर्ड करते रहता है। तो इसी के बारे में व्याख्या होगी, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बताऊंगा। शर्त यही है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए जल्दी से अपना पेन, पेपर और बुक लेकर रेडी हो जाइए, ताकि जब मैं आपको यहां से व्याख्या करूं इस पोम की, तो आप उसी क्षण पॉइंट को नोट कर पाए। Without losing even a moment, let's start the explanation of this poem, the poetry of earth. And the poetry starts, first line, the poetry of earth is never dead. When the birds are faint with hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from haze to haze about the new moon met. ये पहली की 4 लाइन क्या बोल रहे हैं पोएट? द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कि धरती का श्रृंगार, धरती का संगीत, धरती की कविताएं, धरती की ब्यूटी कभी नहीं मरती। पोएट्री मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, कई अर्थों को यह यहां पर इंगित करता है। इट इज ए सिंबॉलिक वर्ड, राइट? व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट, FAINT, फेंट। फेंट मतलब क्या होता है? कलर कम हो जाना, लेकिन यहां पर फेंट मतलब हो दिया है परेशान हो जाना। किससे परेशान हो गए हैं? गर्मी से। कौन?
सारे के सारे बर्ड क्या लिख रहे हैं, व्हेन द बर्ड्स आर फेंट विथ हॉट सन। याद कीजिए, कल्पना कीजिए गर्मी के मौसम का, कितनी भयानक धूप रहती है, तेज, सारा शरीर पसीने से लथपथ रहता है और हमें परेशानी सी होती है। तो उसी परेशानी से फेंट हो गए हैं। कौन फेंट हो गए हैं? बर्ड। और कहां रह रहे हैं? कूलिंग ट्री में, एक छायादार ठंडक भरे वृक्ष के पास हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसी समय फ्रॉम द हेज टू हेज न्यू मॉर्न मेट, कौन बोल पड़ता है? ग्रास ऊपर कहेंगे पोएट यहां पर, हेज, HEDZE, हेज। इसमें डी का उच्चारण नहीं होता है, हेज मतलब होता है झाड़ी। तो क्या बोल रहे हैं? झाड़ी से फ्रॉम द हेज टू हेज अबाउट ए न्यू मॉर्न मेड, MEAD, मेड। मेड यहां पर मेडो को बताता है, मतलब घास का मैदान जिसे हम कहते हैं। तो ताजे घास के मैदान से, एंड वॉइस ए रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, कि ताजे घास के मैदान से एक आवाज रन करती है, आवाज आती है, और किसकी आवाज है? दैट इज ग्रास हुपर, वो ग्रास हुपर की आवाज है। ठीक है। ही टेक्स the lead in summer luxury, he has never done with this delight, for when tried out with fun, he rests at ease beneath the some pleasant weed. weed मतलब होता है जंगली घास। फिर क्या करता है वह, कि इस सन में, इस हॉट सन में वो बड़ा ही लग्जरी महसूस करता है, आनंदित होता है, इंजॉय करता है। फिर कहाँ आराम करता है? जंगली घास के छाए में जाकर, वीड में जाकर। मतलब कि जब पूरी की पूरी नेचर परेशान है स्क्रॉचिंग सन से, उस भीषण उमस वाली धूप से सब कोई परेशान है, तो उस समय अचानक कहीं से आ जाता है यह ग्रास ऊपर और बोल पड़ता है। मतलब जो पोएट्री ऑफ अर्थ है उसको वह कैरी फॉरवर्ड करता है। भले ही उस समय पक्षियों की आवाज़ नहीं आ पा रही हो, उस गर्मी से वे परेशान हो चुके हैं, लेकिन इस परेशानी के बीच में भी कोई ना कोई है जो अपना ड्यूटी पूरा करता है। ठीक है। तो यह है आपके फर्स्ट 8 स्टेंजास, फर्स्ट ऑक्टेट के बारे में। अब देखिए सेस्टेट में हमें किससे मुलाकात होती है। फिर पोएट लिख रहे हैं, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, CEASING, सीजिंग मतलब रुकना। फिर कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन को ही लगभग रिपीट किया है पोएट ने, कि पोएट्री ऑफ अर्थ सीजिंग नेवर, कभी नहीं रुकता है पोएट्री ऑफ अर्थ। क्यों भाई? ऑन लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज wrought a silence, from stove to stove, from the stove there shrills the cricket song। क्या है? ऑन ए लोन विंटर इवनिंग। लोन विंटर क्यों भाई? क्योंकि विंटर के समय में शाम में ठंडक इतनी पड़ जाती है कि लोग घर में दुबक के रहते हैं, पूरा का पूरा मैदान खाली रहता है, इसलिए लोन इवनिंग में। व्हेन द फ्रॉस्ट, क्या है? फ्रॉस्ट भी है। फ्रॉस्ट क्या होता है? धुंध, कुहासा जिसे हम कहते हैं। फ्रॉस्ट में क्या हो रहा है? फ्रॉस्ट में ही रॉट अ साइलेंस, वो साइलेंस में, रॉट मतलब मेहनत करना, वो साइलेंस में भी जब कोई नहीं है तो अकेला मेहनत कर रहा है। फ्रॉम स्टोव देयर स्टिल, स्टोव मतलब क्या होता है? स्टोव मतलब होता है चूल्हा, क्योंकि ठंडी तो क्रिकेट को भी लगती होगी ना, लेकिन फिर भी वह चूल्हे के पास से, मतलब एक गर्म क्षेत्र से उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती है। और उसकी वॉइस कैसी है? श्रील, श्रील्स मतलब तेज आवाज। एंड सीम्स द क्रिकेट संग इन ए वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और उसकी आवाज क्या होती है? इंक्रीजिंग एवर, घटती नहीं है, बढ़ती ही चली जाती है समय के साथ। एंड सीम्स टू वन ड्रॉजिनेट हाफ लॉस्ट द ग्रास ऊपर्स एमंग सम ग्रासी हिल्स। और यह अंत का 2 लाइन बड़ा ही बेहतरीन लाइन लिखा है पोएट ने। क्या कहते हैं? जब क्रिकेट गा रहा होता है, आदमी ठंड से बचने के लिए आधी निद्रा की अवस्था में है, पूरा का पूरा फ्रेश भी नहीं है, लेजीनेस में है, ड्रॉजीनेस में है, तो उसको जो आवाज़ सुनाई पड़ती है क्रिकेट की, वह उसमें बाइफरकेट नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि यह जो आवाज़ है ग्रास ऊपर की ही है। मतलब इस लाइन से पोएट ने प्रूव करने का प्रयास किया और लगभग प्रूव भी किया कि पोजीशन कोई भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो, अर्थ
की जो पोइट्री होती है वो सेम वे में फ्लो करती रहती है, उसमें तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो यह रही आपके दोनों स्टेंजा की व्याख्या। मुझे पक्का विश्वास है स्टूडेंट, यह पोएट्री आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी।